महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान के को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर। भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर। भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर। बीके सिवानी, भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर, बीके। भाबर, तराई, जलोढ़, बांगर, खादर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गोलास में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं भी इसी में लुप्त हो जाती है। उसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गुलास में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती। ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इसकी निश्चित वाहिकाएँ नहीं होती ये क्षेत्र अनूप बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है। तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ मैदान से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। तराई से दक्षिण में मैदान जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। पुराना बांगर, नए खादर। पुराना बांगर, नया खादर। पुराना बांगर, नया खादर। पुराना बांगर, नया खादर। बीके, 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 पीके नहीं, बीके। बांगर बालू निक्षेपण कटकनुमा आकृति भूर। बांगर बालू निक्षेपण कटकनुमा आकृति भूर कहलाता है। बांगर बालू निक्षेपण कटकनुमा आकृति भूर। बांगर बालू निक्षेपण कटकनुमा आकृति भूर। बांगर बालू निक्षेपण कटकनुमा आकृति भूर। खादर नदियों के समानांतर निम्न भूमि टाल ऑब्लिक चौड़ी भूमि वर्ष के अधिकांश माह जलमग्न। खादर नदियों के समानांतर निम्न भूमि टाल ऑब्लिक चौड़ी भूमि वर्ष के अधिकांश माह जलमग्न। खादर नदियों के समानांतर निम्न भूमि टाल ऑब्लिक चौड़ी भूमि वर्ष के अधिकांश भाग माह जलमग्न। खादर नदियों के समानांतर निम्न भूमि टाल ऑब्लिक चौड़ी भूमि वर्ष के अधिकांश माह जलमग्न। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ जैसे बालू, रोधिका, विसर्प, गोखुर झीलें और गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदीय द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती है। यहाँ ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बनाती रहती है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है जैसे सुंदरबन का डेल्टा। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है जैसे सुंदरबन का डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है।
ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। मुख्य रूप से असम बहुत अवसाद लाती है। अनेक नदी द्वीप है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम जिला द्वीप भी है। जैव विविधता व अपरदन का खतरा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम जिला द्वीप भी है। जैव विविधता अधिक, अपरदन खतरा। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। समान तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। समान तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है, जिसका परिणाम यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती है। कुछ स्थलाकृति के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। कुछ स्थलाकृतियों के नाम भी बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है, परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। इस क्षेत्र की मुख्य भू प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना, टेकरी, हिमोकी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां डैक्स शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियां टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना, टेकरी, हिमोकी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां डैक्स शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना, टेकरी, हिमोकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां डैक्स शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह का स्थल है। इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंद, नगन चट्टान संरचना, टेकरी, हिमोकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट भित्तियां डैक्स शामिल है, जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू-उत्थान और न्यूनजन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू-उत्थान और निम्नजन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण की प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू-उत्थान व निम्नजन, भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है। भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती हैं। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधता पाई जाती है। अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं के क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड और महाखड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेना खड इसके उदाहरण हैं। इस पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में नदी खड और महाखड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड इसके उदाहरण है। इस पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में नदी खड और महाखड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मुरैना खड इसके उदाहरण है।
मुख्य उच्चावच के लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अनामलाई और इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट ऊंचे और अविरत है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और वह नीलगिरी पहाड़ियों में है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों का उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा अपर्दित है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावदी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पश्चिमी भारत में। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पश्चिमी भारत में। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पश्चिमी भारत में। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पश्चिमी भारत में। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार पश्चिमी भारत में। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो काफ़ी हद तक अपरदित और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो काफ़ी हद तक अपरदित है और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बे और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुदैर्घ्य रेत के टिब्बे और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की भूमि ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है।
जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। मध्य उस भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। मध्य उस भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। चंबल सिंध बेतवा केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चंबल सिंध बेतवा केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चंबल सिंध बेतवा केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चंबल सिंध बेतवा केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, चंबल सिंध बेतवा केंद्र दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के पठार: उत्तर पूर्व पठार मेघालय पठार उत्तरी कछार, उत्तर पूर्व पठार ओब्लिक मेघालय पठार ओब्लिक उत्तरी कछार, उत्तर पूर्व पठार ओब्लिक मेघालय पठार ओब्लिक उत्तरी कछार, उत्तर पूर्व पठार ओब्लिक मेघालय पठार ओब्लिक उत्तरी कछार, उत्तर पूर्व पठार ओब्लिक मेघालय पठार ओब्लिक उत्तरी कछार। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से पाट दिया गया। बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। गारो खासी पहाड़ियाँ, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। असम के कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। असम का कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। असम का कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। छोटा नागपुर के पठार की तरह ही मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणामस्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपर्दित भूतल है। चेरापूंजी मानसीराम नगन चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। चेरापूंजी मानसीराम नगन चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। चेरापूंजी मानसीराम नगन चट्टानों से ढका है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। प्रायद्वीपीय पठार: प्रायद्वीपीय पठार क्रिस्टलीय आग्नेय शैल रूपांतरित शैल। 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 यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यह पठार गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। दक्कन पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार बेसाल्टिक लावा निर्मित क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार बेसाल्टिक लावा निर्मित क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार बेसाल्टिक लावा निर्मित क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार बेसाल्टिक लावा निर्मित क्रेस्टेशियस काल में मध्य दरारी ज्वालामुखी उद्गार फलस्वरूप इस पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार पर लावा का निक्षेप सीढ़ीनुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इस पठार पर लावा का निक्षेप सीढ़ीनुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इस पठार पर लावा का निक्षेप सीढ़ीनुमा परतों के रूप में हुआ है, अतः इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसके पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। इसके पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर कम होती जाती है। इसके पश्चिम में लावा की मोटाई 2000 मीटर से भी अधिक है, जो पूर्व की ओर कम होती जाती है। यह पठार काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है। यह पठार काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है। यह पठार काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्षेत्र है। यह पठार लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काटकर पर्वत का रूप प्रदान किया है। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी। यह पठार लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काटकर पर्वत का रूप प्रदान किया है, जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी। यह पठार लगभग सपाट है, किंतु अनेक स्थानों पर नदियों ने पठारों को काटकर पर्वत का रूप प्रदान किया है, जैसे अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है।
यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह विश्व का प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्राप्त होकर अजमेर होते हुए दिल्ली के तक लगभग 800 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक है, अजमेर तक ही है। नदियां वर्षा जल एवं पवन के सम्मिलित अपर्दन के कारण यह अजमेर से दिल्ली तक कटे छठे रूप में है। यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक ही है। नदियां वर्षा जल एवं पवन के सम्मिलित अपर्दन के कारण यह अजमेर से दिल्ली तक कटे छठे रूप में है। यह एक क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में पालनपुर से अजमेर तक ही है। नदियां वर्षा जल एवं पवन के सम्मिलित अपर्दन के कारण यह अजमेर से दिल्ली तक कटे छठे रूप में है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। यथार्थ गुजरात में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है तथा क्रमशः उत्तर की ओर जाने पर यह श्रेणी समतल होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है अर्थात गुजरात में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है तथा क्रमशः उत्तर की ओर जाने पर यह श्रेणी समतल होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है अर्थात गुजरात में इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है तथा क्रमशः उत्तर की ओर जाने पर यह श्रेणी समतल होती जाती है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में ही है। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के भी पहले से ही निकाला जाता रहा है। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के पहले भी से ही निकाला जाता रहा है। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के पहले से ही निकाला जाता रहा है। विंध्यांचल श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। यह श्रेणी विंध्यन, भंडेर और कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। यह श्रेणी विंध्यन, भंडेर और कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। यह श्रेणी विंध्यन, भंडेर और कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक विस्तृत है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है अतः इसे विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था इसे विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंशन के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ था इसे विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। नर्मदा, कर्मनासा, टोन्स, केन आदि इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा, कर्मनासा, टोन्स, केन आदि क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा, कर्मनासा, टोन्स, केन आदि क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है। यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का भी कार्य करती है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। इस श्रेणी को गुजरात में राज पिपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव श्रेणी, महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाली श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। यह नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। यह नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है अतः यह प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव श्रेणी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव श्रेणी में अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो महादेव श्रेणी में अवस्थित है। मैकाली श्रेणी का अपर्दन हो चुका है। मैकाली श्रेणी का अपर्दन हो चुका है। मैकाली श्रेणी का अपर्दन हो चुका है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है जहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी धूपगढ़ के निकट स्थित है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी धूपगढ़ के निकट स्थित है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी धूपगढ़ के निकट स्थित है। मध्य भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी धूपगढ़ के निकट स्थित है। महादेव मैकाल के मध्य जबलपुर गैप 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 स्थित है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है क्योंकि इसके समानांतर भ्रंशन की क्रिया हुई है तथा पश्चिमी का भाग अवतलित हो गया अतः इसका पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है क्योंकि इसके समानांतर भ्रंशन की क्रिया हुई है तथा पश्चिम का भाग अवतलित हो गया अतः इसकी पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है।
पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक आकार है, क्योंकि इसके समानांतर भ्रंशन की क्रिया हुई है तथा पश्चिम का भाग अवतलित हो गया था। इसका पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। यह श्रेणी उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट तक क्रमबद्ध रूप से विस्तृत है। यह श्रेणी उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट क्रमबद्ध रूप से विस्तृत है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यह श्रेणी उत्तर में सूरत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट तक क्रमबद्ध रूप से विकसित है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 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 दक्षिण से उत्तर तक समानतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण ऊंचाई बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर तक समानता इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण ऊंचाई बढ़ती है। दक्षिण से उत्तर तक समानता इसकी ऊंचाई कम होती जाती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण ऊंचाई बढ़ती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां एवं गांठ के रूप में मौजूद है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट अनामलाई एवं कार्डमम के रूप में विस्तृत है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट अनामलाई एवं कार्डमम के रूप में विस्तृत है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट अनामलाई एवं कार्डमम के रूप में विस्तृत है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी अनामलाई पर्वत पर स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी अनामलाई पर्वत पर स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी अनामलाई पर्वत पर स्थित है। अनामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है। अनामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है। अनामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जिस पर कोडाईकनाल नामक हिल स्टेशन है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक या ऊटी अवस्थित है। पश्चिम घाट पर्वत पर जोग या गरोस्पा जलप्रपात स्थित है, जो शरावती नदी पर है। पश्चिमी घाट पर पर्वत पर जोग या गरोस्पा जलप्रपात स्थित है, जो शरावती नदी पर है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जोग या गरोस्पा जलप्रपात स्थित है, जो शरावती नदी पर है। पश्चिम घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पश्चिम घाट से है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से उद्गत है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कलसुबाई, महाबलेश्वर, कद्रेमुख, डोडाबेटा, पुष्पगिरी तथा अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कलसुबाई, महाबलेश्वर, कद्रेमुख, डोडाबेटा, पुष्पगिरी तथा अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कलसुबाई, महाबलेश्वर, कद्रेमुख, डोडाबेटा, पुष्पगिरी तथा अनाईमुडी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क नीलगिरी में अवस्थित है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है तथा ये सतत है, इन्हें दर्रों से ही पार किया जा सकता है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है तथा ये सतत है, इन्हें दर्रों के माध्यम से ही पास किया जा सकता है। पश्चिम घाट पश्चिम तट के समानांतर है स्थित है तथा ये सतत है, इन्हें दर्रों से ही पास किया जा सकता है। थाल घाट मुंबई नासिक, 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 थाल घाट मुंबई नासिक। भोर घाट मुंबई पुणे, 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 भोर घाट मुंबई पुणे। पाल घाट पलक्कड़ कोयम्बटूर, पाल घाट पलक्कड़ से कोयम्बटूर, पाल घाट पलक्कड़ 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 कोयम्बटूर। सेनकट्टा काडमेन पहाड़ी तिरुवनंतपुरम मदुरई, सेनकोट्टा काडमेन पहाड़ी तिरुवनंतपुरम मदुरई, सेनकोट्टा 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 तिरुवनंतपुरम मदुरई। पालघाट पलक्कड़ कोयम्बटूर, सोनकोट्टा तिरुवनंतपुरम मदुरई, पालघाट पलक्कड़ कोयम्बटूर, सेनकोट्टा 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 तिरुवनंतपुरम मदुरई। थालघाट मुंबई नासिक, भोरघाट मुंबई पुणे, थालघाट मुंबई नासिक, भोरघाट मुंबई पुणे, थालघाट मुंबई नासिक, भोरघाट मुंबई पुणे। पूर्वी घाट पूर्वी घाट पूर्वी घाट पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल नहीं। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल नहीं। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल नहीं। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल नहीं। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल नहीं। यह एक प्राचीन मुर्दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई पश्चिम घाट की तुलना में कम है। यह एक प्राचीन मुर्दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। पूर्वी घाट पहाड़ी अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर व दक्षिण में सापेक्षता कम ऊंची है।
पूर्वी घाट पहाड़ी अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर व दक्षिण में सापेक्षता कम ऊंची है। पूर्वी घाट पहाड़ी अपने मध्यवर्ती भाग में ऊंची तथा उत्तर व दक्षिण में सापेक्षता कम ऊंची है। इस श्रेणी का काफी अपर्दन हो चुका है। गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य यह समतल रूप में है। इस श्रेणी का काफी अपर्दन हो चुका है। गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य यह समतल रूप में है। इस श्रेणी का काफी अपर्दन हो चुका है। गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य यह समतल रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी जिंदगाड़ा 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ 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 गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। 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 नल्ला मुल्ला वेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। नल्ला मल्ला 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 वेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। 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 नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। 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 गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। नल्ला मल्ला बेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। नल्ला मल्ला बेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। नल्ला मल्ला वेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। नल्ला मल्ला वेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। गठजात, मलियागिरी, नायागढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नॉर्दर्न सरकार। नल्ला मल्ला वेलकोंडा पालकोंडा शेषाचलम नगरी। जावदी, मेलगिरी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, वरुसनाद। पूर्वी घाट की नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पल्लार, कावेरी, वैगई। पूर्वी घाट की नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पल्लार, कावेरी, वैगई। महानदी गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पल्लार, कावेरी, वैगई। 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 महानदी गोदावरी, कृष्णा, 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 पेन्नूरू, पल्लार, कावेरी, वैगई। गुजरात की पहाड़ियाँ गुजरात की पहाड़ी, कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा, गिरनार, गिर। छोटानागपुर पठार, भारत का रूर प्रदेश। 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 आर्कियन युग ग्रेनाइट प्लस नीस निर्मित। 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 धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध। 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 यहाँ नदी घाटी कोयले का विशाल भंडार। यहाँ नदी घाटी में कोयले का विशाल भंडार। यहाँ नदी घाटी में कोयले का विशाल भंडार। यहाँ नदी घाटी कोयले का विशाल भंडार। यहाँ नदी घाटी कोयले का विशाल भंडार। प्रायद्वीपीय पठार, कठोर ऊंची भूमि, क्षारित शिलाएं, खड़ी ढालों की श्रृंखलाएं। प्रायद्वीपीय पठार, कठोर ऊंची भूमि, क्षारित शिलाएं, खड़ी ढालों की श्रृंखलाएं। प्रायद्वीपीय पठार, कठोर ऊंची भूमि, क्षारित शिलाएं, खड़ी ढालों की श्रृंखलाएं। प्रायद्वीपीय पठार, कठोर ऊंची भूमि, क्षारित शिलाएं, खड़ी ढालों की श्रृंखलाएं। प्रायद्वीपीय पठार, कठोर ऊंची भूमि, क्षारित शिलाएं, खड़ी ढालों की श्रृंखलाएं। भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल
भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणामस्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणामस्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण इसे मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्टजॉस पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्टजॉस की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्टजॉस पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्टजॉस की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इसकी पुष्टि अकाल में स्थित कास्टजॉस पार्क में उपलब्ध परमाणु तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्टजॉस की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। क्या आप इस चित्र में दिखाए गए बालू के टिब्बे के प्रकार को पहचान सकते हैं? यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यद्यपि इस चट्टान की भूगर्भीय चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, क्षत्रप चट्टान और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, क्षत्रप चट्टान और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, क्षत्रप चट्टान और मरु उद्यान दक्षिणी भाग में है। ढाल के आधार पर मरुस्थल के दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ के अधिकतर नदी ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। यहाँ के अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल घाटा रहता है। अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। यह अंतरस्थलीय अफवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या पलाय में मिल जाती है। यह अंतरस्थलीय अफवाह का उदाहरण है जहाँ नदियाँ झील या पलाय में मिल जाती है। इन पलाय झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। इन पलाय झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारत की तटरेखा बहुत लंबी है। स्थिति और सक्रिय भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। स्थिति और सक्रिय भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूबा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि में स्थित था, पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JL, नावासवा, मरमागांव, मैंगलोर और कोचीन शामिल है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, जवाहरलाल नेहरू, नावासवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मझगांव, JLN, नावासवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, गोवा तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलबार तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलबार तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलबार तट। गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलबार तट। गुजरात के
गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलाबार तट। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। मलाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मलाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, बैक वाटर्स, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। मलाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलम काली नौका दौड़ का आयोजन पुनामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुनामदा कयाल में किया जाता है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली नौका दौड़ का आयोजन पुनामदा कयाल में किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी का डेल्टा भी शामिल है। इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी का डेल्टा भी शामिल है। इसमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी का डेल्टा भी शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्वी तट के कुछ महत्वपूर्ण पतन: अधिक चौड़ाई प्लस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि बहुतायत दक्षिण भारत का अन्न भंडार। अधिक चौड़ाई प्लस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि बहुतायत दक्षिण भारत का अन्न भंडार। अधिक चौड़ाई प्लस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि दक्षिण भारत का अन्न भंडार। पश्चिमी तट के पतन: कांडला, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, दहेज, मझगांव, मुंबई, JNPT, मरमागांव, मंगलुरु, तालसेरी, कोच्चि। पश्चिमी तट के पतन: कांडला, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, दहेज, मझगांव, मुंबई, JNPT, मरमागांव, मंगलुरु, तालसेरी, कोच्चि। पश्चिमी तट के पतन: कांडला, ओखा, पोरबंदर, वारेवल, दहेज, मझगांव, मुंबई, JNPT, मरमागांव, मंगलुरु, तालसेरी, तलासेरी, कोच्चि। पश्चिमी तट के पवन: कांडला, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, दहेज, मझगांव, मुंबई, JNPT, मरमागांव, मंगलुरु, तालसेरी, कोच्चि। पश्चिमी तट के पतन: कांडला, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, दहेज, मझगांव, JNPT, मरमागांव, मंगलुरु, तालसेरी, कोच्चि। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकुडी। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकुडी। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकुडी। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकुडी। पूर्वी तट के पतन: कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागपट्टनम, तूतीकुडी। द्वीप समूह। द्वीप समूह। द्वीप समूह। द्वीप समूह। द्वीप समूह। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर, 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। लीची द्वीप समूह और लमरीनथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। लीची द्वीप समूह और लमरीनथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। लीची द्वीप समूह और लमरीनथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। बंगाल ये द्वीप समुद्र जलमग्न पर्वतों के हिस्सा है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के हिस्सा है। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के हिस्सा है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। कुछ छोटे द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवन ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन आइलैंड नामक एकमात्र जीवन ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासमों से बना हुआ है। यह द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासमों से बना है। ये द्वीप असंगठित कंकड़ पत्थरों और गुलासम से बना हुआ है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। यहाँ पर स्थित द्वीपों पर संवहनी वर्षा होती है और भूमध्यरेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना 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 है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। यहाँ पर 36 द्वीप है और इनमें से 11 पर मानव आवास है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरी द्वीप। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरी द्वीप। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरो द्वीप। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरो द्वीप। पूरा द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोरो द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलिस्मिकाएं तथा गुलास्म पूर्वी समुद्री तट पर पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलिस्मिकाएं तथा गुलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलिस्मिकाएं तथा गुलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलिस्मिकाएं तथा गुलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाएं, सिंगिल, गोलिस्मिकाएं तथा गुलास्म पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार। 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 पाक स्टेट भारत तथा श्रृंखला। पाक स्टेट भारत तथा श्रृंखला। पाक स्टेट भारत तथा श्रृंखला। सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान। 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 माउंट डियो वैली मध्य 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 अंडमान। माउंट कोयोब दक्षिणी 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 अंडमान। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार। 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 सैडल चोटी उत्तरी अंडमान। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान। माउंट डियो वैली मध्य अंडमान। माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान। माउंट थ्विलर ग्रेट निकोबार। हर हर महादेव। कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात की खाड़ी। कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात की खाड़ी। कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात की खाड़ी। कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ खाड़ी, कठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात की खाड़ी। कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ प्रायद्वीप, कठियावाड़ खंबात की खाड़ी। हर हर महादेव।